नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स की हमारी 2 क्लास हो गई है। तो ये हमारी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम लोग आज चर्चा करेंगे जो 1991 का जो उसमें इकोनॉमिक क्राइसिस होती है, तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से क्या-क्या बदलाव होते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1990 में हम लोग देखेंगे 1990 का इकोनॉमिक क्राइसिस 1990। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो इकोनॉमिक क्राइसिस 1990 में होता है, तो किस तरह से क्या चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय 1990 में एक तरफ गल्फ वार चल रहा था, जो कि जितने भी खाड़ी देश थे वह तेल निकालने के लिए आपस में लड़ रहे थे कि कौन अधिक मात्रा में तेल निकाल ले। और इसी तरह से वहाँ पे जो खाड़ी युद्ध था वह चल रहा था और दूसरी तरफ रसिया और अमेरिका का कोल्ड वार चल रहा था। और उसी समय भारत में आर्थिक मंदी का दौर आता है। भारत में आर्थिक मंदी का दौर आता है और उसमें क्या होता है कि भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था जो फॉरेक्स भारत का रिजर्व था वह बिल्कुल कम हो जाता है। उस समय भारत के पास सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व का मतलब होता है कि आरबीआई के पास जो विदेशी जो मुद्रा होती है उसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। किसी भी देश के पास वहाँ की बैंक में जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उनकी जो संख्या होती है उसे हम फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं। तो 1990 का जब समय चल रहा था तो उसमें भारत के पास आरबीआई के पास जो फॉरेक्स रिजर्व था वह बहुत कम हो गया था। देश में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा था और उस समय अगर देखा जाए तो भारत के पास सिर्फ 1 हफ्ते के लिए राशन पानी का पूरा फॉरेक्स रिजर्व था। क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व इसलिए होता है क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व से जो विदेशी मुद्राएं होती हैं उन्हीं मुद्राओं के माध्यम से हम विदेशों से अपना आयात निर्यात करते हैं। क्योंकि जब भी विदेशों से हम कोई सामान लेंगे तो उनके बदले में हमको फॉरेक्स रिजर्व मतलब कि वहाँ की मुद्राएं देनी पड़ती हैं। तो इस तरह से भारत के पास जो फॉरेक्स रिजर्व था वह केवल 1 हफ्ते का था और उस समय जो सरकार थी वह थी नरसिम्हा राव की। उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो और जो वित्त मंत्री उस समय थे वह थे मनमोहन सिंह, जो कि बाद में भारत के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। तो उस समय के जो वित्त मंत्री थे वह थे मनमोहन सिंह। तो जब इस तरह से भारत में वित्तीय संकट आता है, आर्थिक मंदी आती है, तो जो प्रधानमंत्री रहते हैं तो वह कहते हैं इनसे, जो मनमोहन सिंह रहते हैं इनसे कहते हैं कि भाई कुछ तो करो, क्या किया जाए। तो मनमोहन सिंह ने पहले कहा कि ठीक है, इसमें कुछ करते हैं। और इन्होंने भारत के पास जितना भी सोना था इन्होंने जापान के पास एक जहाज़ से भेजा और वहाँ से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं था। फिर इन दोनों ने मिलकर, नरसिम्हा राव तथा ये मनमोहन सिंह, इन दोनों ने मिलकर फिर ये लोग आईएमएफ का दरवाज़ा खटखटाया और आईएमएफ के पास जब गए तो वहाँ से इन्होंने लोन लिया। और जब यह आईएमएफ से लोन लेने गए तो आईएमएफ ने लोन तो दे दिया, ये लोग लोन लेके चल दिए, लेकिन फिर से वो बुलाया, भाई साहब सुनिए। तो इन्होंने कहा हाँ क्या हुआ। तो उसने कहा कि देखिए आपकी जो इकॉनमी है उसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। ये आपकी जो इकॉनमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वह पूरी तरह से सही नहीं है। आप इसमें, हम आपको तो लोन दे रहे हैं, लेकिन आप मेरी बात मानिए तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब देश आज़ाद होता उसके बाद से जवाहरलाल नेहरू की सरकार होती है तो उनकी सरकार में भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था रहती है। अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि जितने भी संस्थाएं होती हैं, जो भी होता है, सब गवर्नमेंट सेक्टर होती है। सारी चीज़ें, जो भी देश की जितनी भी चीज़ें होती हैं, सब गवर्नमेंट के अधीन रहती हैं। गवर्नमेंट का हर चीज़ पर नियंत्रण रहता है, प्राइवेटाइजेशन का वहाँ पे कोई चांस नहीं रहता। तो इस तरह से उसने कहा कि आप इसमें जो आपके यहाँ जे जो आपके यहाँ जो इकोनॉमिक की जो व्यवस्था, आप इसको थोड़ा चेंज करिए। और वहीं पे फिर
उसने सलाह दिया। और फिर आता है आपका एलपीजी मॉडल 1991 में। 1991 में आर्थिक सुधार किया जाता है। आर्थिक सुधार किया जाता है अर्थात नए आर्थिक सुधार होते हैं। और फिर वहीं पे एक मॉडल आता है जिसे कि एलपीजी मॉडल कहते हैं। एलपीजी मॉडल। एल क्या होता है दोस्तों? एल का मतलब होता है लिबराइजेशन अर्थात उदारीकरण। इसका मतलब होता है लिबराइजेशन अर्थात उदारीकरण। और पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण। और यह है ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण। क्योंकि 1990 तक जो भी भारत में अर्थव्यवस्था थी वह सामाजिक अर्थव्यवस्था थी, अर्थात इसमें सभी चीज़ों पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था। तो इस तरह से जब आईएमएफ ने लोन दिया और उसने यह सुझाव दिया भारत को कि आप अपनी अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिए, थोड़ा सा सुधार कीजिए। और वहीं से आता है 1991 में जो नए आर्थिक सुधार होते हैं। और नए आर्थिक सुधार में 3 चीज़ें होती हैं। एलपीजी मॉडल। एल से क्या होता है? लिबराइजेशन मतलब कि उदारीकरण, दूसरा प्राइवेटाइजेशन निजीकरण तथा ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है कि अभी तक 1990 तक जो भी नियम था, आप अगर कोई फैक्ट्री खोलना चाहते, आप कोई भी चीज़ शुरू करना चाहते हैं तो सरकार के नियम इतने कड़े थे, इतने टफ नियम थे कि आपको वहाँ से लाइसेंस लेना इतना आसान नहीं होता था। कहने का तात्पर्य है कि 1990 के पहले क्योंकि सामाजिक अर्थव्यवस्था का पालन हो रहा था, तो उस समय अगर आपको कुछ भी उद्योग लगाना हो, कोई भी कंपनी खोलनी हो, कुछ भी शुरू करना हो, तो आपको सरकार से पहले लाइसेंस प्राप्त करना होता था। और वह लाइसेंस इतना डिफ़िकल्ट था, इतना कठिन था कि लोग उसको लेने से बचते थे। उसमें बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, बहुत सारी कंडीशन इस तरह से थी। तो उस समय तो आईएमएफ ने कहा कि इस लाइसेंसिंग में आप इसमें ढील दीजिए भाई, उदारीकरण करिए, अर्थात लाइसेंस का जो नियम है, जो इसका तरीका थोड़ा सा आसान बनाइए। तो वहीं पे आता है उदारीकरण। अर्थात कहने का मतलब है कि इसके पहले जो लाइसेंस लेने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, इतना टफ उसका नियम था, तो जब उदारीकरण का नियम लागू होता है तो फिर लाइसेंसिंग में ढील दे दी जाती है कि सामान्य नियम पर आपको किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो जाता था। और निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी कंपनियां हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करना, मतलब कि निजी हाथों में बेच देना। जैसे कि अभी आपने देखा हो कई ऐसी गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां थी उनको प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। जैसे आप एलआईसी को ही देख लीजिए। तो इस तरह से कई संस्थाएं ऐसी हैं जिनका कि प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। तो उसमें जो गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी संस्थाएं थी, जितनी भी कंपनियां थी, उसमें से कुछ को प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया कि लीजिए और इसको चलाइए। और तीसरी चीज़ ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। अभी तक क्या था कि जो आयात निर्यात था वह केवल देश में ही होता था, लेकिन उसने कहा कि ये आयात निर्यात आप विदेशों से ज़्यादा करिए, अर्थात वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर आप आयात निर्यात शुरू करिए। तो इस तरह से जो 1991 का जो आर्थिक सुधार होता है, तो उसमें जो एलपीजी का मॉडल आता है, एलपीजी मॉडल में क्या रहता है? एल का मतलब होता है उदारीकरण,
पी का प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण, तथा जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन और वैश्वीकरण। तो इस तरह से एलपीजी मॉडल इसे ही कहते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन होता है उसके आधार पर इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। इंटरनेशनल सॉरी तो अब हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर जो हमारी इकोनॉमी होती है वह कितने प्रकार की होती है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर जो हमारी इकोनॉमी होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो यह दो प्रकार की होती है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था। अभी आपको हमने इसके पहले बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था वह तीन प्रकार की थी। तो अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह कितने प्रकार की होती है। तो यह दो प्रकार की होती है, पहली होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, दूसरी होती है ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था तथा जो ओपन इकोनॉमी होती है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यह दो प्रकार की होती है। क्लोज्ड इकोनॉमी ये है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर जब आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार की होती है, बंद अर्थव्यवस्था तथा खुली अर्थव्यवस्था। यह आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी अर्थात बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, दूसरी है ओपन इकोनॉमी, खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। तो जो बंद अर्थव्यवस्था होती है इसमें आयात निर्यात नहीं होता है। बंद अर्थव्यवस्था में विदेशों से आयात निर्यात नहीं होता है, नहीं होता है। और जो खुली अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों इसमें विदेशों से आयात निर्यात होता रहता है। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशों से आयात निर्यात होता है। कहने का मतलब है कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध के आधार पर जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह दो प्रकार की होती है, बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, वह बंद अर्थव्यवस्था में विदेशों से आयात निर्यात नहीं होता है।
अर्थात जो भी सामान होगा, जो भी ज़रूरतें होंगी वह अपने देश में ही बनेंगी और वहीं से ज़रूरतें पूरी होंगी। लेकिन जो ओपन इकोनॉमी होती है, जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, तो इसमें जो विदेशों से हमारा आयात निर्यात होता है वह होता है, अर्थात इसमें विदेशों से आयात आयात निर्यात होता है, लेकिन जो बंद होती है इसमें विदेशों से आयात निर्यात की सुविधा नहीं रहती है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में। इकोनॉमिक सेक्टर कितने होते हैं? तो इकोनॉमिक सेक्टर 3 होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो आइए देखते हैं कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है और टर्शियरी क्या होता है। इकोनॉमिक सेक्टर, तो इकोनॉमिक सेक्टर कितने होते हैं दोस्तों? यह 3 प्रकार के होते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर यह 3 प्रकार के होते हैं। प्राइमरी सेक्टर, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र हिंदी में, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, और तीसरा है दोस्तों टर्शियरी सेक्टर। यह 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी, द्वितीयक तथा तृतीयक। टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र। तो आपने देखा कि जो इकोनॉमिक सेक्टर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर तथा तृतीयक सेक्टर, अर्थात प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसे हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, और इस प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, और इस प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के बारे में, जिसे कि प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है दोस्तों, यह प्राथमिक क्षेत्र जो होता है यह भूमि गतिविधियों से संबंधित होता है। कहने का मतलब यह है कि यह भूमि संबंधित, जो प्राइमरी सेक्टर होता है यह भूमि संबंधित गतिविधियों से संबंधित होता है, अर्थात जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं यह भूमि से प्राप्त होती हैं। तो जो भी चीज़ें आपको भूमि से प्राप्त होती है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर होता है जो भूमि एवं उससे संबंधित, प्राइमरी सेक्टर भूमि एवं उससे संबंधित गतिविधियों से संबंधित होता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। और यह प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो लैंड एंड अलाइड एक्टिविटी, लैंड, एक मिनट, लैंड एंड allied activity,
अर्थात भूमि एवं संबंधित गतिविधियों से संबंधित गतिविधियों अर्थात जो प्राइमरी क्षेत्र होता है दोस्तों, यह भूमि एवं उससे संबंधित गतिविधियों से संबंधित होता है। और यह प्राइमरी सेक्टर, इससे रॉ मटेरियल प्राप्त होता है। यह सभी उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल देता है। अर्थात वह चीज़ें जो आपको भूमि से प्राप्त होती है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी सेक्टर में जो भी चीज़ें होती हैं वह सारी चीज़ें भूमि से, प्रकृति से संबंधित होती हैं। सीधी सीधी आप बात याद रखेंगे कि प्राथमिक सेक्टर में सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं वह सभी चीज़ें भूमि या प्रकृति से संबंधित होती हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल जब प्राप्त करते हैं तो वह आपको प्रकृति से ही प्राप्त होती है, तो यह प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। प्राइमरी सेक्टर हमारा रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है, यह अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल को प्रोवाइड करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रॉ मटेरियल किस क्षेत्र से संबंधित है, रॉ मटेरियल जो होता है यह, क्योंकि यह प्रकृति से प्राप्त होता है इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह प्रत्यक्ष रूप से प्राइमरी सेक्टर प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रकृति से जुड़ा होता है। प्रकृति से जुड़ा होता है अर्थात जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, यह प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और यह जो प्राइमरी सेक्टर आपका होता है, इट्स प्रोवाइड प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख लेंगे तो जगह मिल जाएगी। प्राइमरी सेक्टर provides raw material प्राइमरी सेक्टर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है यह सभी उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल को उपलब्ध कराता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र सभी उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल उपलब्ध कराता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है यह लैंड एंड एलाइड एक्टिविटी अर्थात यह भूमि और संबंधित गतिविधियों से संबंधित होता है। और दूसरी चीज, यह प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा होता है। प्राथमिक क्षेत्र जो होता है यह प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़ा होता है। इसमें आप जो भी चीज़ें प्रकृति से प्राप्त होती हैं वह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और जो भी आप अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल प्राप्त करते हैं वह कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो वह प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त करते हैं। तो जितने भी रॉ मटेरियल है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित हैं। और यह जो प्राथमिक क्षेत्र होता है यह अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसके। तो क्या क्या होता है, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल
एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, यह सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। पशुपालन हो गया, फिशरीज हो गया, मत्स्य पालन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और भी आप माइनिंग को ले सकते हैं, माइनिंग, इसे आप खनन कहते हैं। तो यह जितने भी क्षेत्र हैं दोस्तों यह प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्टर जो होता है वह रॉ मटेरियल को प्रोवाइड कराता है, और वह चीज़ें जो आपको प्रकृति से प्राप्त होती हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इस प्राइमरी सेक्टर में जितनी भी चीज़ें, जितनी भी वस्तुएं आपको प्राप्त होंगी वह प्रकृति से संबंधित होंगी। तो वह क्षेत्र जो प्रकृति से संबंधित होता है उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। आप इसको कई डेफिनेशन से याद कर सकते हैं। आप इसको यह कह सकते हैं कि वह क्षेत्र जो प्रकृति से संबंधित होता है, प्रकृति से संबंध रखता है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। दूसरी चीज़, वह क्षेत्र जो अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है उसे हम प्राइमरी क्षेत्र कहते हैं। तो इस तरह से इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो आपका एग्रीकल्चर आता है, कृषि, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, फिशरीज, मत्स्य पालन, और माइनिंग, खनन, और आपका डेयरी उद्योग भी यह आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। और प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले तो यहाँ पे आप लिख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर से, एक सेकंड हिंदी में, प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े लोग रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि जो रेड कॉलर वर्कर होते हैं यह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो जो रेड कॉलर वर्कर होते हैं यह आपके प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और आपसे पूछ लिया जाता है कि ऐसे दे देगा और पूछ लेगा कि यह कौन सा क्षेत्र प्राइमरी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है? तो आपका एग्रीकल्चर, पशुपालन, मत्स्य पालन तथा खनन और डेयरी उद्योग, ये जितने भी चीज़ें हैं यह सभी प्रकृति से जुड़ी हैं, इसलिए इनको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है वह क्या होता है। तो दोस्तों अब जो अगला सेक्टर है वह आपका सेकेंडरी सेक्टर। तो अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर क्या है और उसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किसको कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? वह क्षेत्र जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को लेकर उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित करता है, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का क्या कार्य होता है? सेकेंडरी सेक्टर का क्या वर्क होता है? इसका जो कार्य होता है वह होता है कि यह प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल को उठाता है और उस रॉ मटेरियल को अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसे दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल और
इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। जो द्वितीय क्षेत्र होता है दोस्तों, या दिस इज आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कहने का मतलब है कि यह औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। औद्योगिक द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक और उत्पादन क्षेत्र से संबंधित है। इसका जो वर्क होता है वह होता है कि यह प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल को उठाता है और उसको अंतिम वस्तु में यह परिवर्तित कर देता है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि दिस यूज जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, तो यह यूज रॉ मटेरियल of primary sector use raw material of primary sector and convert into finished product। कहने का मतलब है कि हमने आपको बताया कि जो सेकेंडरी सेक्टर होता है यह प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल को उठाता है और उसको अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देता है। तो आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं कि यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को लेकर अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देता है। परिवर्तित करता है। तो आप इसको यह भी कर सकते हैं कि वह क्षेत्र जो प्राइमरी क्षेत्र से कच्चे माल को लेके अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देता है वह सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है। और इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो जैसे शुगर मिल हुई, तो शुगर मिल क्या करती है, जो शुगर मिल आपकी होती है वह प्राथमिक क्षेत्र जो गन्ना होता है वो प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो वह शुगर मिल गन्ने को प्राथमिक क्षेत्र से उठाती है और उसको चीनी में कन्वर्ट कर देती है। अर्थात जो अंतिम वस्तु होती है जो मार्केट में आपको चीनी मिलती है वह पहले गन्ना से बनती है। तो प्राथमिक क्षेत्र से जो शुगर मिल होती है वह गन्ने को उठाती है और उसको चीनी में कन्वर्ट करके फिर मार्केट में उतार देती है। तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिखेंगे शुगर मिल, चीनी मिलें, दूसरा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तीसरा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और चौथा है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो आपने देखा कि यह प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल को लेकर अंतिम वस्तु में परिवर्तित करता है। तो जो आपकी शुगर मिल होती है प्राथमिक क्षेत्र से गन्ना को लेती है और उसको चीनी में परिवर्तित करके मार्केट में चीनी को उतारती है। और दूसरी चीज़ जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री होती है यह भी
प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल होता है उसको लेती है और उसको फाइनली आयरन, लोहे और स्टील में परिवर्तित कर देती है। और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है यह भी क्या सीधे कपड़े थोड़ी बनाती है, यह पहले जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वहाँ से रॉ मटेरियल को लेती है और वहाँ से फिर यह धागे तथा कपड़े का निर्माण करके फिर मार्केट में वो चीज़ें लाती हैं। और उसी प्रकार से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली का जो उत्पादन होता है, यह भी जो बिजली का उत्पादन होता है कोयला तथा पानी से होता है। तो जो कोयला तथा पानी होता है यह प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो सीधी सी बात है कि द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल को लेकर यह अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देता है। तो इसमें हमने आपको बताया कि शुगर मिल्स आती हैं, आयरन इंडस्ट्री आती हैं और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन आता है। और इस क्षेत्र में जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इस क्षेत्र में जो द्वितीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर को हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे द्वितीयक क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्कर्स ब्लू कॉलर वर्कर कहलाते हैं। तो आपने देखा कि जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर होते हैं वह क्या कहलाते हैं? वो रेड कॉलर वर्कर कहलाते हैं। लेकिन जो द्वितीय क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्कर होते हैं इनको हम ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं टर्शियरी सेक्टर क्या है और वह कितने प्रकार का होता है। तो उन सब चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। जो टर्शियरी सेक्टर होता है दोस्तों वह आपका सेवा क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। जैसे टीचर हुआ, तो जैसे हम आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको सेवा दे रहे हैं, तो जो टीचिंग होता है यह टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जैसे बैंकिंग हुआ और परिवहन हुआ, व्यापार हुआ, इस प्रकार से यह सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तृतीयक क्षेत्र जो तृतीयक क्षेत्र होता है दोस्तों यह सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। जो तृतीय क्षेत्र होता है दोस्तों यह सेवा क्षेत्र से संबंधित होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि इसमें जैसे मान लीजिए कि जो टीचर होता है, तो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो वह आपको सेवा दे रहा है। तो जो टीचर होता है, टीचिंग जो होती है वह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जैसे डॉक्टर हुआ वह भी आपका टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। जैसे आपकी बैंकिंग हुई, परिवहन हुई, ये सारी चीज़ें आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। जैसे आपका टीचिंग हुआ, टीचिंग, बैंकिंग, परिवहन, बैंकिंग, परिवहन, व्यापार आदि। तो ये जितने भी ये क्षेत्र होते हैं, जैसे आपकी टीचिंग हुई, बैंकिंग हुई, परिवहन हुआ और ये डॉक्टर हुआ, यह सारी चीज़ें आपको तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
और इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में कार्य करने वाले वर्कर्स व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। तो आपने देखा कि जो तृतीयक क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर को रेड कॉलर वर्कर, द्वितीयक में काम करने वाले वर्कर को ब्लू कॉलर वर्कर, तथा जो तृतीयक क्षेत्र में काम करने वाले वर्कर होते हैं इनको हम व्हाइट कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन क्षेत्र शामिल किए जाते हैं? तो इसके अंतर्गत आपकी टीचिंग हुई, बैंकिंग हुई, परिवहन हुआ, व्यापार इत्यादि जो क्षेत्र होते हैं जो आपको सेवाएं देते हैं, वह क्षेत्र जिससे आपको सेवाएं प्राप्त होती हैं, तो उस क्षेत्र को हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। आपको हमने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, वह क्षेत्र जो प्रकृति से जुड़ा होता है, जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है, वह आपका प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। अर्थात जो प्राकृतिक गतिविधियों से जुड़ा होता है वह प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? तो द्वितीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कि प्राथमिक क्षेत्र से रॉ मटेरियल को लेकर वह अंतिम वस्तु में परिवर्तित कर देता है, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। और इसमें कार्य करने वाले वर्कर को ब्लू कॉलर वर्कर के नाम से पुकारते हैं। जो आपका तृतीयक क्षेत्र होता है वह क्या होता है? वह क्षेत्र जो हमको सेवाएं प्रोवाइड कराता है, जो हम जहाँ से हमको सेवाएं प्राप्त होती हैं, वह तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे टीचिंग हुई, बैंकिंग हुई, परिवहन हुई, व्यापार हुआ, डॉक्टर हुआ, तो यह सारे क्षेत्र से आपको सेवाएं प्राप्त होती हैं। जो टीचर होगा आपको पढ़ाएगा, वह आपको सेवा देगा। जो डॉक्टर होगा आपका इलाज करेगा, वह आपको सेवा देगा। और परिवहन होगा, कोई भी चीज़ आपको प्राप्त होती है तो वह आपको सेवा दे रही है। परिवहन से आपको चीज़ें, परिवहन जो होता है तो परिवहन करके आप कहीं जाओगे, जैसे आप यहाँ से दिल्ली जाओगे, तो यहाँ से दिल्ली जाने में वह जो परिवहन होता है आपको सेवा प्रदान करता है, आपको सुविधा देता है कि ठीक है भाई आप चलिए। और उसी तरह से जो भी जिन चीज़ों से हमको सेवाएं प्राप्त होती हैं वह आपकी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। और तृतीयक क्षेत्र में कार्य करने वाले जो वर्कर होते हैं उन्हें हम व्हाइट कॉलर वर्कर के नाम से जानते हैं। अब आइए देखते हैं कि जो ये तृतीयक क्षेत्र होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो यहीं पे देख लेते हैं कि तृतीयक क्षेत्र दो प्रकार का आपका होता है, क्वाटरनरी सेक्टर तथा क्वार्नरी सेक्टर। जो ये तृतीयक क्षेत्र होता है दोस्तों, यह आपका दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? क्वाटरनरी सेक्टर, हिंदी में इसे कहते हैं चतुर्धातुक क्षेत्र। और दूसरा होता है क्वार्नरी सेक्टर। इसे पंचक क्षेत्र कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं, कौन कौन से लोग? तो जो ये चतुर्धातुक क्षेत्र होता है तो इसके अंतर्गत आपका ज्ञान आधारित क्षेत्र शामिल होते हैं, नॉलेज बेस्ड सेक्टर। ज्ञान आधारित क्षेत्र।
तो इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपके टीचर हुए, शिक्षक हो गए, शिक्षक, और या इंग्लिश में लिख लीजिए, टीचर हुए, सीए हुए, चार्टर्ड अकाउंट हुए, सीए, लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, और डॉक्टर्स, इट इज। तो इस तरह से जो तृतीय क्षेत्र होता है यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्वाटरनरी अर्थात चतुर्धातुक क्षेत्र, दूसरा होता है क्वाइनरी सेक्टर अर्थात पंचक क्षेत्र। तो जो आपका चतुर्धातुक क्षेत्र होता है यह, इसमें नॉलेज बेस्ड सेक्टर शामिल होता है, जैसे ज्ञान आधारित क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। ज्ञान आधारित क्षेत्र में क्या क्या आते हैं, टीचर हुआ, चार्टर्ड अकाउंट हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ और डॉक्टर। तो वह क्षेत्र जो ज्ञान से जुड़े होते हैं तो उनको हम चतुर्धातुक क्षेत्र कहते हैं। और इस पंचक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकर लोग शामिल होते हैं जो उच्च फैसले लेते हैं। इसमें हाईएस्ट डिसीजन हाईएस्ट मेकर, इसमें जो उच्च फैसले लेने वाले लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। जैसे आपका हाई कोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, आईएएस अधिकारी हुआ। तो इस तरह से जो उच्च फैसले लेने वाले होते हैं वह इस पंचक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हो कि अर्थव्यवस्था में उच्च निर्णय लेने वाले लोग शामिल होते हैं। तो जो आपका पंचक क्षेत्र होता है तो इसमें हमने बताया कि इसमें हाईएस्ट डिसीजन मेकर लोग शामिल होते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में जो उच्च निर्णय लेने वाले लोग होते हैं वह इस सेक्टर के अंतर्गत शामिल होते हैं। जैसे आपके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हुए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हुए, आपके आईएएस ऑफिसर हुए, आईएएस, और तीसरे किसी भी कंपनी के एमडी एंड सीईओ हुए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो तृतीय क्षेत्र होता है, जो सेवा क्षेत्र होता है, उसके वह दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्वाटरनरी सेक्टर, चतुर्धातुक क्षेत्र, जिसमें चतुर्धातुक क्षेत्र में नॉलेज बेस्ड क्षेत्र शामिल होते हैं, अर्थात ज्ञान आधारित क्षेत्र शामिल होते हैं। जैसे कि आपका टीचर हुआ, चार्टर्ड अकाउंट हुआ, लैब टेक्नीशियन हुआ और डॉक्टर हुआ। और जो पंचक क्षेत्र होता है क्वाटरनरी सेक्टर, तो इसके अंतर्गत हाईएस्ट डिसीजन मेकर लोग शामिल होते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में उच्च जो निर्णय लेने वाले लोग होते हैं वह शामिल होते हैं। अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था में जो लोग उच्च फैसला, उच्च निर्णय लेते हैं वह लोग इसमें शामिल होते हैं। जैसे आपके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेज हुए, आईएएस अधिकारी हुए और एमडी, किसी भी कंपनी के एमडी एंड सीईओ हुए। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीयक और तृतीयक क्या होता है, और हमने इसमें बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।